गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। देखिए प्रश्नावली अपनी 1 और 2 हो गई थी और उसका जो टेस्ट पेपर हुआ था प्रश्नावली फर्स्ट और सेकंड का, क्लास 10th की बात चल रही है। कक्षा 10 का जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए थे, तो उसका आज आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था आपका कि 3/8 का दशमलव प्रसार क्या है। तो पहली प्रश्नावली में आपने दशमलव प्रसार करना सीखा था, तो 3/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको विस्तारित रूप से इसको करके समझा देता हूँ। तो 3/8 का जो दशमलव प्रसार है तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। इस संख्या को आप ये लिखते हो कि ये क्या है, p/q, और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड यानी बट्टे वाली संख्या की अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की घात कितनी हो गई, 3। तो क्यों को आप क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। अब इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है, तो दशमलव प्रसार बताने के लिए आप क्या लिखते हैं इसको, 3/8। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है वो दशमलव प्रसार क्या कह जाते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस रूप में आप इसको बनाएंगे तो 2 की घात 3 आ रही है, तो 5 की घात भी आप कितने लिखेंगे, 3। यानी 2 और 5 दोनों की घात क्या बनाते हैं, समान बनाते हैं। तो 5 की घात 3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करने पर ऊपर कितना हो गया, 3 गुणा 5 की घात 3, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125। और बट्टे में देखो 5 दूनी 10 और 10 की घात कितनी होगी, 3, यानी घात को हम एक साथ लिख देते हैं। तो 3 का गुणा कर लेंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा, 375। और यहाँ 10 की घात 3 है तो इकाई की ओर से 3 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.375। तो 0.375 ये कौन सा ऑप्शन है आपका, 0.375। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत से एक जैसे दे दिए हैं, तो 0.375 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो ए लिख सकते हैं, आप चाहें तो बी लिख सकते हैं। बाय थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 140 के अभाज्य गुणनखंडों 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग लगाया 70 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 35 बार। 35 में किसका भाग जाएगा, 5 का भाग, तो 5 संते 35 और 7 का भाग कितनी बार, 1 बार। ये क्या पूछ रहा है, 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। घातें कितनी हो रही है यहाँ पे, 1 घात 2 घात। देखिए ऐसे 2 की घात कितनी है, 2, फिर 5 की घात कितनी है, 1, और 7 की घात कितनी है, 1। तो घातों का योग कितना हो गया, 2 घात 1 घात और ये 1 घात, तो 4 घात हो गई। तो घातों का योग कितना हो गया, 4। 42 में क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी, और 4 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 26 और 91 का HCF पूछ रहे हैं। तो 26 और 91 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से क्या होगा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं, और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है 26 और 91 का HCF हमें ज्ञात करना है। 26 के फैक्टर हो गए 13 दूनी 26 और 91 के क्या हो गए 13 91। तो मैथ से पूछता है, तो मैथ से हमें क्या आता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें 13 और 13 दोनों में समान आ गया, तो 13 क्या हो गया कॉमन, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, मैथ से हो जाएगा। प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 6 की पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो 6 एकम 6 होता है, फिर 6 की घात अगर 2 लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 होता है, फिर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना, तो 216। तो इस प्रकार से हम 6 के कितने भी मान लिख लें, कितनी भी घात लिख दें, उसमें इकाई का अंक सदैव क्या आता है, 6 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या बनेगा इसमें, 6। तो इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, 44 का ऑप्शन, यानी इसका चौथा क्वेश्चन है अपना, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन यानी 6 इसका उत्तर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन नंबर 45, 6 और 20 का लसागु क्या है। तो 6 और 20 का लसागु क्या हो जाएगा, 6 और 20 ऐसे एक साथ आप कर सकते हैं। लसागु ज्ञात करने के लिए 2 का भाग लगा दिया, 2 3 6, और 2 का भाग यहाँ 10 बार जाएगा। फिर 2 का भाग अगर आप लगा देते हो, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसा कैसा आपने उतार दिया, और 10 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। 3 में 3 का भाग,
एक बार, और 5 में नहीं जा रहा तो भाग ऐसा कैसा उतार दें, फिर 5 में 5 का ही भाग जाएगा। तो लस्य के लिए इन सबको क्या कर लेते हैं आप, गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60। तो लस्य कितना आ गया 60। 45 का लस्य कितना हो गया 60, ये आप नोट करेंगे। फिर पूछ रहा है कि 20, 25 और 10 के लस्य व मैस्य का गुणनफल, गुणनखंड नहीं यहाँ पे, गुणनफल कितना होगा। तो 20, 25 और 10 के लस्य और मैस्य की हम बात करें तो इनके लस्य मैस्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 20 के गुणनखंड क्या हो गए, 4 पंजे 20, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया। और 25 को क्या लिखेंगे आप, 5 25, और 10 को क्या लिखेंगे, 2 पंजे 10। तो मैथ से तो कितना हो गया, जो कॉमन फैक्टर वो क्या होगा मैथ से। तो इन सब में क्या मिल रहा है कॉमन, 5, तो मैथ से 5 हो गया। फिर ये पूछ रहा है लेस है, तो लेस से कितना हुआ, लेस से देखिए अधिकतम घात लेते हैं लेस में, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितनी आ रही है, देखो 2 की घात 2, 2 की घात इसमें है नहीं, इसमें तो अधिकतम 2 की घात कितनी बन रही है 2, तो 2 की घात 2। फिर 5 आ रहा है, तो 5 अधिकतम कितना आ रहा है, 5 अधिकतम घात किसकी है, ये 2 घात हो रही है 5, यहाँ तो 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, तो यहाँ 2 घात सबसे ज्यादा होगी, तो 5 की घात कितनी 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 5 25 और 25 की 100। तो लेस से कितना आ गया 100, मैस से आ गया 5 और लेस आ गया 100, तो इनका गुणनफल कितना हो गया, तो 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा 500। तो 46 का उत्तर क्या लिखेंगे आप 500। इनके लेस और मैस ज्ञात कर लिए, और ज्ञात करने के बाद में इनका गुणनफल आपने ज्ञात किया, और गुणनफल क्या हो गया इसका 100 गुणा 5 यानी कि 500 हो गया। आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस आर के लिए r का संभावित मान नहीं है। r का संभावित मान कौन सा नहीं है इनमें से, देखिए आपको बताया हुआ है कि a बराबर जब हम bq प्लस r लिखते हैं तो r क्या होता है, यहाँ पे शेषफल होता है, r क्या होता है शेषफल, और शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ भाजक कौन बन रहा है 6, तो शेषफल हमेशा 6 से छोटा होगा। इस कंडीशन में शेषफल 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटे मान, तो ये भी 6 से छोटा छोटा छोटा, तो ये तो क्या है शेषफल है। ये पूछ रहा है कि शेषफल नहीं है, r का संभावित मान नहीं है, तो 6 से छोटे मान तो शेषफल होंगे, तो 6 के बराबर या 6 से बड़े मान इसमें शेषफल नहीं हो सकते। अतः इसका उत्तर क्या बन जाएगा 6, क्योंकि 6 क्या है, 6 में 6 का भाग वापस चला जाएगा, तो ये 6 क्या होगा शेषफल नहीं होगा। आगे देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन आपका, 1771 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो 1771 का जब आप गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 17 गुणा 11 गुणा 23। अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए, कोशिश करें 2 का भाग 3 का भाग, जब भाग नहीं जाएगा तो आगे से आगे आप संख्या बढ़ाते जाइए। तो इसमें 7 का भाग जाएगा, फिर 11 का भाग जाएगा, और उसके आगे 23 का भाग जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3। तो 1771 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी बनेगी 3 बनेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 420 व 130 में यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से अंतिम भाजक क्या प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय अगर आप करते हो, अंतिम भाजक को ही हम क्या बोलते हैं मैसे बोलते हैं, तो आप इनका मैसे बता सकते हैं, वही क्या हो जाएगा अंतिम भाजक हो जाएगा। या फिर आप a बराबर bq प्लस r की सहायता से इसको सोल्व करना चाहें तो ये 420 और इसको 130 के रूप में अगर आप विखंडित करते हैं तो देखिए 420 में 130 का हम भाग लगाते हैं तो 13 दूनी 26 यानी 260 और 13 × 39 भी हो जाएगा। घटाएंगे आप इसको तो घटाने पर कितना हो गया, ये 12 में से 9 घटा दिया तो 3 यानी 30 बच गया। अब 30 3 बार भाग गया और शेष में कितना बच गया 30। अब इस 130 को आप विखंडित करेंगे 30 आगे आ जाएगा और 30 का भाग 130 में लगाओ कितनी बार जाएगा, तो 30 × 90 30 चौक 120 4 बार भाग गया तो शेष में कितना बच गया 10, यानी 30 का भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार और शेष में कितना बच गया 10। अब इस 30 में भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे 10 का भाग लगाएंगे, 10 का भाग कितनी बार जाएगा 30 में 10 × 30 शेष में कितना आ गया 0। तो अंतिम भाजक कौन हो गया, लास्ट में हमने किसका भाग लगाया 10 का भाग लगाया, 30 में 10 का भाग लगाया तो अंतिम भाजक कौन हो गया 10 हो गया। तो अंतिम भाजक क्या बताएंगे आप इसमें 10, अंतिम भाजक
10 हो गया इसका। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। और आपको मालूम है कि जिस बहुपद की या जिस समीकरण की जितनी घातें होती हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। तो द्विघात बहुपद यानी 2 घात वाला है तो उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। त्रिघात वाले के 3 हो जाते हैं, 5 घात वाले के 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो जाएंगे? 2। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 यानी यहाँ का 11वां क्वेश्चन अपना। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए शेषफल आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, भाग लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं और शेषफल ज्ञात आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो आपके सिलेबस में उसी के अनुसार बता देता हूँ। x प्लस 2 का जब आप भाग लगाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो समझ लेंगे x का भाग लगाऊंगा 2x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर में जब x का भाग लगाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा यानी 2x बार भाग गया तो 2x लिखेंगे। जितनी बार भाग चला जाता है उसको भाजक से गुणा करेंगे तो 2x का x से गुणा के क्या बन गया? 2x स्क्वायर। 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4x। फिर इनको आप घटा लेते हैं तो ये माइनस और ये पद क्या हो गया? कैंसिल। तो 3x माइनस 4x तो 3x में से 4x घटा दिया तो क्या बच गया? माइनस का x बच गया प्लस आगे क्या है? 1। तो x का भाग माइनस x में कितनी बार जाएगा? -1 बार जाएगा। और -1 का जब आप गुणा कर लेंगे तो माइनस का x माइनस के 2 आ जाएगा। और अब इनको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस हो गया प्लस और ये माइनस हो गया प्लस, x प्लस माइनस में कैंसिल तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 शेषफल हो गया। तो भागफल कितना आ गया? 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 इसका पहला ऑप्शन हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए शेषफल इस प्रकार से, भागफल इस प्रकार से, सॉरी चलो आगे चलते हैं। शेषफल ज्ञात करने का तरीका होता है लेकिन आपके सिलेबस में भाग विधि दे रखी है तो आपको भाग विधि से इसको कर लेना है। और किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल 4 और 21 अथवा द्विघात बहुपद क्या है? देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो आपको बताया हुआ है। कोई भी द्विघात बहुपद उसको क्या लिखते हैं आप? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब एल्फा और बीटा जब बहुपद के शून्यक होते हैं तो ये शून्यकों का योगफल होता है इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर क्या लिखते हैं आप? 0। तो ये बहुपद आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा आपको 4 तो योग की जगह 4 लिख देंगे और गुणनफल दिया हुआ कितना? 1 तो गुणा की जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। गुणनफल 1 है तो गुणा की जगह क्या लिख दो? 1। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? 0। तो बहुपद क्या बन गया? ये बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यानी ऑप्शन सेकंड आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 53 यानी 13वां क्वेश्चन आज का अपने। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य क्या है? देखिए इसके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं तो शून्य ज्ञात करने से पहले समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे और फिर इसके शून्य का हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले लेगा -3 बाद में और उसको शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर में क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। तो ये कितना हो गया? देखो 36 18 तो 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर क्या आता हो? 7। तो 18 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर क्या आ जाए? 7। 9 दूनी 18 तो गुणनखंड हो गए और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7। क्योंकि संख्याओं को घटाने पर 7 आना चाहिए, घटाने पर 7 आएगा इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी दूसरी क्या हो जाएगी? इसमें माइनस हो जाएगी। तो यहाँ जो चिन्ह है बीच वाला चिन्ह या इनमें से बड़ी संख्या को मिलते हैं तो माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ी संख्या कौन है? 9 यानी माइनस का 9 होगा तो प्लस का क्या होगा? 2 होगा। तो देखो क्या बनेगा? ये 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ 3x कॉमन आ गया तो क्या बच गया? 3 दूनी 6 यानी 2x माइनस 3 3 9 यानी कि 3x तो बाहर आ चुका है। यहाँ पे 2x माइनस 3 बच गया। आगे कॉमन लेना लेकिन उसमें 2x माइनस 3 बचा हुआ ही है, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया और बराबर में क्या चलेगा? शून्य ज्ञात करते हैं तो 0। अब देखिए 2x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बच गया?
3x आगे प्लस 1 बराबर 0। तो अब 2x माइनस 3 बराबर 0 या दूसरा पद 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3 पक्षांतर होने के बाद में दूसरी साइड गया तो प्लस का हो गया और 2 गुणा में इधर है तो भाग में, तो x बराबर 3/2 एक बहुपद तो ये शून्य का गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 1 पक्षांतरण हो गया, उधर गया तो माइनस में हो गया और ये 3 गुणा में इधर के भाग में। तो ये इसके शून्य हमने प्राप्त कर लिए। तो क्या आ गया शून्य, 3/2। 3/2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और 1/3 माइनस का, तो माइनस का 1/3, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 53 नंबर का क्वेश्चन इसमें हो गया, यानी आज का 13वां क्वेश्चन इसके अनुसार। अदर सब्जेक्ट के भी आपके पेपर हो रखे हैं तो उसके अनुसार इसका क्रम 53-54 इस प्रकार से चल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग है। तो आपको शून्यंकों और गुणांकों में संबंध बताया जाता है। द्विघात बहुपद के जब शून्यंकों का योग हम लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताते हैं, -b/a। माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसके अनुसार आप बता सकते हैं, और ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार का जो समीकरण होता है तो उसके अनुसार इसके जो शून्य होते हैं वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होते हैं। इनके शून्यकों का योग हम करते हैं तो वो -b/a आता है। तो आपको क्या पूछा है, यहाँ पे योग पूछा है, तो -b, तो a b c, तो b की जगह कौन है, देखो a की जगह 3 है, b की जगह -1 है और c की जगह कौन है, -4। तो आपको क्या लिखना, -b/a, तो माइनस b की जगह -1 और बटे a की जगह क्या आएगा 3, माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, यानी कि प्लस का 1/3। तो प्लस का 1/3 कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। तो 54 का ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है अपना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, p ऑफ x बराबर आपको दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2। और ये बोला कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो भाग लगा दीजिए। अब देखिए, या तो आप भाग लगाकर बता सकते हो और बिना भाग लगाए जो 9th क्लास का आपका तरीका है शेषफल प्रमेय से, वहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो शेषफल प्राप्त करने की बात यहाँ पर हो रही है, तो हम शेषफल प्राप्त करना आपको डायरेक्ट बता देते हैं। बहुपद क्या दे रखा आपको, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसका शून्यक है क्या, कौन, x स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर माइनस 2 का शून्य ज्ञात करो और वह इसमें प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित करने पर अगर 0 आ जाता है इसका मान, तब तो शून्य का, अदरवाइज शून्य के नहीं होता है। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो x की जगह क्या लिख दो, √2। तो इस x की जगह आपने लिख दिया √2 और इसका क्यूब, माइनस 3 इंटू x की जगह √2 और इसका क्यूब, फिर इधर 5 इंटू x की जगह √2 माइनस 3। तो देखिए √2 का क्यूब यानी √2 गुणा √2 गुणा √2। तो √2 का √2 से गुणा क्या बन गया 2 और क्यूब का आगे एक घात हो रहा जाएगी तो क्या हो गया 2√2। यहाँ कितना हो गया, यहाँ स्क्वायर चल रहा ना, तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और 2 3 6। यहाँ क्या हो गया 5√2 माइनस 3। तो 2√2 प्लस 5√2 कितना हो गया, 5 और 2 7√2 और माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 9। तो ये इसका क्या बचेगा, शेषफल। अब देखो अक्ष की जगह है, अक्ष के पदों में आ रहा तो ये √2 किसका मान था, अक्ष का, तो क्या लिख दो आप, √2 की जगह अक्ष लिख दो, तो 7x माइनस 9, ये इसका क्या बचेगा, शेषफल। तो ये इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भाग लगाकर भी आप कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में बताया उसको। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए 2 एकम 2, तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर क्या आता हो 3। तो 2 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 एकम 2 हो गए और जोड़ने पर 3 भी आ जाएगा। और जोड़ने पर आएगा इसका मतलब समान चिन्ह आएगा, या तो दोनों के साथ प्लस प्लस लगाना है या दोनों के साथ माइनस माइनस लगाना है।
तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, 2x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। अब दो पदों में कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से 2x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बच गया। अब यहाँ माइनस 1 आ रहा है, यहाँ प्लस का 1 आ रहा है, इस प्लस 1 को क्या बनाना, -1, तो माइनस का बन जाएगा, प्लस में से माइनस कॉमन निकालेंगे, यानी -1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, प्लस में से माइनस आएगा तो माइनस, और 1 का भाग 1 में 1 बार, तो x माइनस 1 फिर से कॉमन हो गया, तो x माइनस 1 इंटू यहाँ क्या आ गया, 2x माइनस 1, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 56 का आंसर डी। और इसी प्रकार ये आपको 57वां क्वेश्चन करना है, देखिए 57 नंबर, g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, ये कथन सत्य या असत्य। तो गुणनखंड होगा, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 7x माइनस या प्लस 9 जो भी आया था उसके जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर शेष पर 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होता है। तो इसका गुणनखंड आप चेक करें तो x² माइनस 2 का शून्य ज्ञात कर लो, तो x² माइनस 2 का शून्य कितना हो जाएगा, तो x² बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2, तो x बराबर क्या हो गया, √2। ये x का मान दिए गए व्यंजक में आप पुट कर दीजिए और उसका मान क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाएगा तो क्या बनेगा, शून्य बनेगा, अदरवाइज शून्य या गुणनखंड नहीं होगा। तो ये मान आप बहुपद में लिख दो, क्या मान लिखेंगे, √2 लिखना है। तो इसमें √2 आप लिख के चेक करें, 2x की घात 4, तो x की जगह क्या लिख दो, √2, फिर -3x³ -3x की जगह √2 इसका क्यूब, और -3x की जगह √2 और इसका स्क्वायर, प्लस 6x की जगह √2 -2, ये आपको दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, √2, यानी √2 का जब स्क्वायर करते हैं तब तो क्या आता है आपके पास, 2 आ जाता है, तो स्क्वायर फिर एक और स्क्वायर करेंगे क्योंकि 4 का आता है ना, तो इसका 2 और आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। भाई 2 गाते हैं तो वहाँ से 2 बन जाएगा, और 1 गात और बच गई तो उसको ऐसा छोड़ दिया आपने, -3 √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, प्लस 6 √2 -2, तो कितना आ गया यहाँ से, ये 8 माइनस 3 दूनी 6 √2 -3 दूनी 6 प्लस 6 √2 -2, तो -6 √2 से प्लस का 6 √2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, 8 -6 -2, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, 8 में से 8 घटा दिया कितना आ गया, 0 आ गया। शेष पर 0 आ रहा है, इसका मतलब पहला व्यंजक दूसरे व्यंजक का गुणनखंड है। गुणनखंड तो ये कथन क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, क्या बोल रहा है, ध्यान दें। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल से हम क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का रूप हम लिखते हैं। तो यह शून्यकों का योग, तो योग और गुणनफल आपको दिया हो तो योग की जगह तो क्या लिख देंगे, √2, और गुणनफल की जगह क्या लिख देंगे, 1/3। तो क्या बन जाएगा ये, ध्यान दें, x² माइनस इसकी जगह √2 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3 बराबर 0। और ध्यान दें कभी भी बट्टे में आपको संख्या नहीं रखनी है, तो बट्टे में 3 आ रहा है, वो 3 हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 3x², यहाँ 3 से गुणा तो 3 √2 इंटू x, ये 3 से गुणा तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका व्यंजक बन जाएगा 3x² माइनस 3 √2 प्लस 1। तो ये इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, t² माइनस 15, t² माइनस 15 के शून्यकों का गुणनफल, तो t² माइनस 15 इसके जो शून्यंक हैं उनका हमें गुणनफल पूछा जा रहा है। तो शून्यंकों का गुणनफल हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और जो रिलेशन होता है उसकी सहायता से क्या लिखते हैं, c/a। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल लिखते हैं -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल हम लिखते हैं c/a। तो यहाँ से आप बता सकते हैं
और समीकरण का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि सी कौन है, अचर पद, तो यहाँ पे अचर पद कितना है -15, बट्टे में क्या लिखना, ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक कौन है 1, तो -15 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा -15, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा -15, जिसमें दे रखा है ऑप्शन सी। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी जो सम धनात्मक पूर्णांक होता है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो सम संख्याओं में हमेशा 2 का भाग जाता है, तो सम पूर्णांक हमेशा 2 के गुणज के रूप का होता है, यानी 2 इंटू कोई संख्या इसके रूप का होता है, तो 2 क्यों के रूप का कोई पद है तो वो क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। और विषम पूर्णांक कौन सा होता है, जब सम पूर्णांक में आप 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विषम पूर्णांक बन जाता है। तो यहाँ सम पूर्णांक की बात हो रही, तो सम पूर्णांक कितना हो गया 2q। तो इस प्रकार से ये आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है। प्रश्नावली 1 और 2 का आपको जो टेस्ट करवाया गया था उसका ये टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। आगे जो सेकंड पेपर है उसका भी आपको समाधान करवा दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।